Hi everyone, welcome to Free Study. So we are continuing with the November current affair compilation. आज की वीडियो के अंदर हम पेज नंबर 65 टू 80 करेंगे. ये जो पेज नंबर है ये अकॉर्डिंग टू इनसाइट्स आईएएस पीडीएफ है, वहीं से नोट्स बनाए गए हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं एंड होप दिस वीडियोस विल प्रूव यूजफुल टू यू. एंड अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं देन ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि काफ़ी जल्दी आपका एग्ज़ाम आने वाला है जनवरी में. एंड अगर कोई नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो प्रीलिम्स के लिए आप अभी से टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे ये मंथ का जो भी कंपाइलेशन ख़त्म होता है तो आप नेट से ही क्या करें, डाउनलोड कर लें करंट अफेयर्स का क्विज एंड उसको अटैम्प्ट करें. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 65 टू 80 आज हम करेंगे. सो फोर्थ जो नंबर है दैट इज़ हाउ टिबेटन्स अक्रॉस द वर्ल्ड विल इलेक्ट देयर पार्लियामेंट इन एग्जाइल. तो आपको पता होगा इंडिया एंड चाइना के बीच में एक तिब्बत का एरिया पड़ता है एंड उसी के बारे में है कि किस तरीके से वो जो अपना पार्लियामेंट इन एग्जाइल एंड ये रिकॉग्नाइज्ड भी है या नहीं है, तो किस तरीके से ये इलेक्ट करते हैं. तो 1.3 लाख टिबेटन्स हैं जो कि एक तरीके से एग्जाइल में रहते हैं एंड इंडिया के आसपास रह रहे हैं, कुछ और एरियाज़ के आसपास रह रहे हैं. तो वो मई 2021 के अंदर अपना जो नेक्स्ट पार्लियामेंट इन एग्जाइल है उसे इलेक्ट करने वाले हैं. नाउ टिबेटन पार्लियामेंट इन एग्जाइल का जो हेडक्वार्टर है वो धर्मशाला के अंदर है. हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ये मिलेगा. टिबेटन पार्लियामेंट इन एग्जाइल में जो हेड होते हैं वो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर होते हैं. एंड 16 टिबेटन पार्लियामेंट इन एग्जाइल के अंदर 45 मेंबर्स हैं, जिसके अंदर ये थोड़े नंबर्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि जो 10 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यू संग, धोतोई एंड धोमे यहाँ के प्रोविंसेस से बिलोंग करते हैं. टू जो हैं वो 4 स्कूल्स ऑफ टिबेटन बुद्धिज्म, तो उसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना कि वो कौन कौन से स्कूल्स हैं, एंड प्री बुद्धिस्ट बॉर्न रिलीजन से बिलोंग करते हैं. दो जो हैं वो टिबेटन कम्युनिटीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में, वहाँ से हैं. एंड एक है ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया से. ठीक है, इसके अंदर इंडिया, नेपाल एंड भूटान नहीं आता, ये भी ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो ये आपके मेंबर्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि जो टिबेटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है. तो जो सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है. एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन है द चार्टर्स ऑफ टिबेटन इन एग्जाइल्स. 1991 में कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी जो कमेटी थी वो दोबारा से जो कॉन्स्टिट्यूशन रीड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने ये चार्टर बनाया एंड दलाई लामा ने भी इसको अप्रूव किया. नाउ यहाँ पर वोट कौन देंगे, तो वही टिबेटन्स देंगे जो कि इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर रह रहे हों. एंड वो अपने एमपीज़ को भी इलेक्ट करते हैं, साथ ही साथ में प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करते हैं. ठीक है, सो यस ये ध्यान रखिएगा हु लीव आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज हम इन एग्जाइल के बारे में बात करते हैं. इलेक्शन प्रोसीजर फर्स्ट राउंड यहाँ पर है, सेकेंड राउंड बाद में पता चलेगा. फर्स्ट राउंड में देखिए कोई भी ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं होता, कोई भी जो कंपेनिंग कर रहा है तो वो आ जाता है एंड जिसको 60% वोट मिल जाए तो कोई भी 2 टॉप जो कंटेंडर्स होते हैं उनको फिर नेक्स्ट राउंड के लिए भेजा जाएगा जो कि 11 अप्रैल को होगा. इसमें थोड़ा पूछा जा सकता है व्हाट इज कशक, तो कशक भी सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन का जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसको कहते हैं. एंड इसके अंदर 7 मेंबर्स और हैं. इनका जो हेड होता है उसे कहते हैं सिक्योंग. ठीक है, जिसे भी जो एग्जाइल टिबेटन पॉपुलेशन है वही डायरेक्टली इलेक्ट करती है एंड इसका जो टर्म है वो 5 साल रहता है. देन देखिए ये जो टिबेटन पार्लियामेंट इन एग्जाइल है ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है, किसी भी कंट्री ने इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है. एंड कुछ कंट्रीज़ हैं लेकिन फिर भी जिन्होंने इनके साथ कुछ रिलेशंस बनाए हुए हैं, जैसे यूएसए हो गए, यूरोपियन नेशंस हो गए. यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा लॉबसंग सेंगे ये ऐसे पर्सन थे जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली थी तब ये यहाँ पर आए थे एंड जो ओथ सेरेमनी थी उसको अटेंड किया था. देन देखिए एट यूएनएससी मीन्स जहाँ पर भी देखिए यूएनएससी आता है इट मीन्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. एंड जहाँ पर यूएनजीए आता है दैट इज़ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने क्या कहा, फॉर इमीडिएट सीज फायर एट अफगानिस्तान. तो थोड़ा पूरा पढ़ेंगे फिर आपको समझ में आएगा. तो ये एरे फॉर्मूला के अंदर इंडिया ने कही ये बात कि अगर अफगानिस्तान के अंदर शांति चाहते हैं तो वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ख़त्म करना होगा. एंड जो भी मींस टेररिस्ट एक्टिविटीज़ चल रही है डूरैंड लाइन के आसपास, डूरैंड लाइन इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में है, उसको देखना पड़ेगा. तो
वाई इज़ इंडिया कंसर्न, इंडिया चिंतित क्यों है? क्योंकि जो अफ़गान के जो पीस प्रोसेस या जो शांति बनाने के जो तरीका है एंड जिस तरीके से उन्होंने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ लिया, तो उससे और ज़्यादा जो टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं वो बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान को भी खतरा है एंड इंडिया को भी खतरा है। अलकायदा ये अभी भी जो है अफ़गानिस्तान में प्रेजेंट है, एक्टिव है एंड इसको तालिबान भी सपोर्ट करता है। तो क्या करने की ज़रूरत है? तो ये जो टेररिस्ट सप्लाई चेन्स हैं इन्हें तोड़ना होगा। इंडिया ने 4 रिक्वायरमेंट्स बताई कि ये जो प्रोसेस है इसको अफ़गान लेड और अफ़गान ओन्ड बनाना चाहिए, टेररिज्म को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए, विमेन की राइट्स, माइनॉरिटीज़ की राइट्स को सेफगार्ड करना चाहिए एंड अफ़गानिस्तान की जो ट्रांजिट राइट्स हैं उन्हें कोई और कंट्री यूज़ ना करे, ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर से शांति ख़त्म हो जाए, मतलब शांति खत्म ना हो पाए। तो इसीलिए ट्रांजिट राइट्स को यूज़ नहीं करना है किसी और कंट्री को। देन देखिए, चाइना टू बिल्ड अ मेजर डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो चाइना एक तरीके से पागल हो गया है एंड चाइना जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर, क्योंकि ये हमारी चाइना के जो पैंगोंग सो है, पैंगोंग सो नहीं सॉरी, मैं इसका नेम आपको दिखाऊंगी एंड आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी। तो जहाँ से ये आई थिंक यारलुंग चा बोलते हैं, मैं एक बार ज़रा देख लेती हूँ। हाँ, यारलुंग जैंगपो बोलते हैं, ठीक है। पैंगोंग सो लेक तो अलग है एंड दैट इज़ इन लद्दाख। ये जो यारलुंग जैंगपो है, सैंगपो, तो यहाँ से ये जो है वो स्टार्ट होती है ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड फिर ये इस तरीके से फ्लो करती है। फिर ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो नामचा बरवा है उससे इधर शिफ्ट कर जाती है इंडिया के अंदर एंड फिर ये बांग्लादेश के अंदर जाके गंगा से मिलकर मेघना एस्टुअरी बनाते हैं। तो टेंशन्स तो हैं ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास लद्दाख के अंदर इंडिया एंड चाइना के बीच में। वहीं चाइना एक बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है ब्रह्मपुत्रा रिवर पर अपने 14th 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग। इससे इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों ही चिंतित हैं एंड इंडिया का कंसर्न ये है क्योंकि पानी से रिलेटेड कोई भी ट्रीटी साइन नहीं हो रखी है इनके साथ एंड चाइना जो है वो इस तरीके से जो अपना क्लेम है अरुणाचल प्रदेश पे वो आगे और उसको बढ़ा सकता है एंड हो सकता है पानी कभी क्या करेंगे, डैम है तो कभी ज़्यादा छोड़ देंगे कभी कम छोड़ेंगे, तो जिसकी वजह से ये एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं लड़ाई के टाइम पे। इसके साथ साथ जो हाइड्रोलॉजिकल डाटा है हो सकता है ये वो डाटा भी ना प्रोवाइड करे, तो चाइना जो है वो नॉर्थ वर्ल्ड की तरफ कॉन्टम्पलेट करने की कोशिश कर रहा है यारलुंग सैंगपो के थ्रू। तो इससे जो नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ हैं वो बहुत ही उन पर फ़र्क पड़ेगा। सो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो 3000 किलोमीटर है एंड तिब्बत देन इंडिया देन बांग्लादेश के थ्रू ट्रैवल करती है। तो एक अच्छा वाटर सोर्स है अरुणाचल प्रदेश के लिए, आसाम के लिए, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड एंड वेस्ट बंगाल के लिए। तो ये एक तरीके से एक ऐसा एरिया जो कि मतलब फ्लड प्रोन एरिया भी बन सकता है भविष्य में। तो इस तरीके से जो चाइना हरकतें करता है तो क्लाइमेट के साथ भी वो थोड़ा खिलवाड़ करते हैं। देन देखिए, यूएस फॉर्मली एग्जिट पेरिस पैक्ट ऑन कर्बिंग क्लाइमेट चेंज। तो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, जब कहा गया था कि क्लाइमेट चेंज के लिए कंट्रीज जो है वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अब इससे जो यूएस है वो फाइनली एग्जिट कर चुका है एंड 189 कंट्रीज तो अभी भी है। तो ये जो एग्रीमेंट था, पेरिस एग्रीमेंट, एक अच्छा एग्रीमेंट था जहाँ पे 200 कंट्रीज़ एक साथ आई थी कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है एंड बिलो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से एंड हो सके तो उसको लिमिट करना है 1.5 तक ही। यहाँ पे जो रिच एंड जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनसे कहा गया था कि आपको हेल्प करनी होगी डेवलपिंग कंट्रीज़ की, ताकि क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सके एंड उसको देखा जा सके। आर्टिकल 28 जो है वो अलाउ करता है कि अगर कोई कंट्री से छोड़कर जाना चाहे तो जा सकती है। इसी आर्टिकल को यूज़ करते हुए यूएस जो है वो जा रहा है एंड 3 साल पहले ही इन्होंने नोटिस दे दिया था कि वी वॉन्ट टू लीव दैट एग्रीमेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट। देन देखिए, अ डे आफ्टर RCEP जयशंकर स्लैम्स ट्रेड पैक्ट्स ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से जैसे ही इंडिया बाहर निकला उसके बाद जयशंकर जो है उन्होंने भी कहा कि ये जो ट्रेड पैक्ट्स है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक हैं एंड जो ट्रेड पैक्ट्स एंड जो ग्लोबलाइजेशन है इससे अनफेयर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेजेस होती हैं ओपननेस के नाम पे। जो पुराने एग्रीमेंट्स भी हुए उनसे भी हमारे काफ़ी सारे सेक्टर्स जो है वो डी इंडस्ट्रियलाइज हो गए एंड जो फ्यूचर
फ्यूचर वन है वो भी हमें ग्लोबल कमिटमेंट्स के लिए एक तरीके से लॉक लगा देंगे एंड हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो जब हम रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बाहर निकल गए हैं तो उसके इंडिया पर क्या असर होंगे। तो देखिए इंडिया जो है, अब जो बायलेटरल ट्रेड है जैसे आरसीपी के अंदर 15 नेशंस बचे हैं ना इंडिया के बाहर जाने की वजह से, जिसपे 10 एशियन एंड 5 अदर नेशंस हैं। तो जो बाकी कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशंस है, हो सकता है उस पर कोई फ़र्क पड़े एंड इंडिया के पास जो है वो कम लार्ज मार्केट को हम टैप कर पाए एंड इंडिया को जो डिसीज़न है वो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान का जो नेटवर्क है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपका अभी भी आरसीईपी के अंदर है, ठीक है, तो हो सकता है उस पर भी फर्क पड़ जाए। देन देखिए पहली मीटिंग हुई इंडिया एंड लग्जमबर्ग के बीच में 20 सालों में। सो दिस इज समथिंग वेरी न्यू एंड इंटरेस्टिंग। एंड न्यू एंड इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि इसके साथ साथ ही 3 नए और एग्रीमेंट साइन हो गए कि ट्रेड को प्रमोट करते हैं। लग्जमबर्ग जो है वो तीसरा बड़ा इन्वेस्टर है, इंडिया के अंदर काफ़ी पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो 3 एग्रीमेंट हुए हैं, एक एसबीआई के साथ हुआ है, एक इंडिया इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुआ है एंड एक इन्वेस्ट इंडिया के साथ हुआ है। साथ ही साथ में कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी साइन हुआ है एग्रीमेंट एंड इंडिया ने लग्जमबर्ग को इसके लिए इनवाइट किया है क्योंकि इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था सितंबर 2019 में, ताकि जो क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था उसके साथ हम डील कर सकें। एंड यहाँ पे कंट्रीज़ को क्लाइमेट एक्शन जो है, कॉलिशन जो है फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें यही सिखाया जाता है कि अगर कोई आपदा आ जाती है तो किस तरीके से डील करना है। तो इसका फ़ायदा होता है जो वीकर सेक्शंस हैं उन लोगों के लिए भी, वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर आते हैं, खास करके नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन रीजन्स जहाँ पे अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामीज ये सब आते रहते हैं। एंड ये ध्यान रखिएगा नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालय के अंदर अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, कोस्टल एरियाज़ में साइक्लोन्स ज़्यादा आते हैं एंड जो आपके सेंट्रल एरियाज़ हैं वहाँ पे सूखा ज़्यादा पड़ता है। तो अगर इस तरीके का एक ग्लोबल कोएलिशन होगा तो उससे हर टाइप की कंट्री को मदद मिलेगी। देन देखिए वेस्ट बैंक एंड इश्यूज एसोसिएटेड। तो वेस्ट बैंक के साथ देख लेते हैं माइक पैम्पियो जो कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंड पेड द फर्स्ट विजिट, मीन्स ये इजरायली सेटलमेंट में गए ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में एंड विद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, तो देखिए इन्होंने गाइडलाइंस इशू करी कि इजरायली के जो प्रोडक्ट्स होंगे उस पर हम मेड इन इजरायली जो है मेड इन इजराइल छपवाएंगे जब भी वो यूएस के अंदर आएंगे। तो बैकग्राउंड यहाँ क्या है, बैकग्राउंड आपको वही इसराइल, पैलेस्टीनियंस, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप ये सब आपको समझना पड़ेगा। तो पैलेस्टीनियंस जो हैं वो मिस्टर पैम्पियो को कह रहे हैं कि इसराइल को हेल्प करना इज़ समथिंग मीन्स टू सीमेंट इट्स कंट्रोल ओवर वेस्ट बैंक, ताकि ये वेस्ट बैंक को कंट्रोल कर सके। तो वेस्ट बैंक का क्या इशू है, वेस्ट बैंक देखिए एक ऐसी टेरिटरी है मेडिटेरियन कोस्ट के पास मिलेगी, वेस्ट एशिया की तरफ, जॉर्डन आपको ईस्ट में मिलेगा, इसराइल आपको तीनों तरफ से घिरा हुआ मिलेगा एंड कुछ पार्ट इसका वेस्टर्न डेड सी शोर के अंदर भी है। डिस्प्यूटेड है ये एरिया। वेस्ट बैंक जो था वो एक्चुअली जॉर्डन ने ऑक्यूपाई किया था 1948 में। अरब जो है, सॉरी एक्चुअली आज मेरी तबीयत ख़राब है, तो अरब की इजराइल के साथ लड़ाई हुई जिसके बाद जॉर्डन ने वेस्ट बैंक को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। फिर इजराइल ने 1967 में सीरिया को हराया, इजिप्ट को हराया, जॉर्डन को हराया एंड वापस अपना एरिया ले लिया। फिर 130 फॉर्मल सेटलमेंट्स किए इसराइल ने वेस्ट बैंक के अंदर। 4 लाख जो इजरायली सेटलर्स हैं वो वहाँ पे 26 लाख पैलेस्टीनियंस के साथ रहते हैं एंड वो सोचते हैं कि भविष्य में यही हमारा फ्यूचर स्टेट होगा। जब इसराइल ने अपना जो स्टेट था वो वापस लिया 1967 में, तो इन्होंने कहा कि ज्यूइश पीपल भी वहाँ पर रहेंगे, लेकिन वहाँ पे 26 लाख पैलेस्टीनियंस ऑलरेडी रह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो वेस्ट बैंक है इसको गलत तरीके से ऑक्यूपाइड किया गया है। ओके, तो क्या ये सेटलमेंट्स इलीगल है, तो ये आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम बनाई है। ये देखिए जॉर्डन है, ये वेस्ट बैंक है, इसराइल ने देखिए इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है एंड ये जॉर्डन है, ये आपकी गोलन हाइट्स है, ये आपका सिनाई पेनिनसुला है, ये इजिप्ट है, ये सऊदी अरेबिया है। तो इनसे लड़कर इसराइल ने जो था ये वापस छीना था। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है एंड ये सेटलमेंट्स इलीगल मानी जाती हैं। यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सब इसको जिनेवा कन्वेंशन को वायलेट करते हुए मानते हैं। रोम स्टैट्यूट भी इसको वायलेटिव मानता है। तो इंडिया तो देखिए 2 स्टेट सॉल्यूशन ही चाहता है एंड ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या है। तो वो चाहते हैं कि ये जो स्टेट्स हैं इनके बीच के अंदर सुलह हो जाए।
देन देखिए एथियोपिया के टिग्रे एरिया के अंदर कुछ क्लैशेस हुए एंड इससे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए क्या दिक्कत हो सकती है। तो नॉर्थ टिग्रे रीजन है साउथ अफ्रीका के अंदर, वहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए एंड एथियोपिया का जो फेडरल सिस्टम है वो अलाउ करता है कि कंट्री के 10 रीजन्स ऐसे हैं जिनकी अपनी खुद की ऑटोनॉमी है, खुद का पार्लियामेंट, खुद के सिक्योरिटी फोर्सेस एंड वो रेफरेंडम भी कराते हैं। तो एरिट्रिया जो है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि वो इस एरिया के सबसे पास है। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन है उसके लिए खतरा है। यूएस एंड चाइना के भी वहाँ पर मिलिट्री बेसिस हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है। देन देखिए जो नए प्रेसिडेंट बने हैं यूएस के जॉय बिडेन, तो उससे इंडिया को कैसा मतलब फ़ायदा हो सकता है एंड क्या रिलेशनशिप रहने वाले हैं। तो ये डेमोक्रेट पार्टी को बिलोंग करते हैं जॉय बिडेन, अब ये जीत चुके हैं। एंड इससे पहले भी देखिए ये जब बराक ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन था तो उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सीनेट के फॉरेन रिलेशंस कमेटी के अंदर भी ये चेयरमैन थे, बाद में ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे एंड 2006 में ये वाइस प्रेसिडेंट भी थे। एंड इनके जो विजन है वो यही है कि 2020 के अंदर ये अच्छा मीन्स रिलेशंस बनाने की कोशिश करेंगे। जब ये वाइस प्रेसिडेंट रहे थे ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में तब भी इन्होंने इंडिया की जो मेंबरशिप थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए उसको सपोर्ट किया था एंड इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर भी घोषित किया था। 2016 में लिमोआ भी साइन किया था, दैट इज़ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी हम कर चुके हैं मिलिट्री कॉपरेशन के लिए। एंड इंडिया को टेररिज्म से फाइट करने के लिए भी ये हेल्प करते हैं। बिडेन के प्रेसिडेंसी देखिए इंडिया की इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट कर सकती है। जो ट्रम्प थे वो तो देखिए ये कहते थे कि एक जीतेगा एक हारेगा, तो वो तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इस टाइप का था, लेकिन ये थोड़े अलग है क्योंकि ट्रम्प का तो आप देखेंगे तो ही इज़ अ टोटली अ बिजनेस मैन, तो इनका वही फंडा वहाँ पे चलता था। तो ये एड हॉकिज्म या प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच ना रखकर हो सकता है एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम लेकर आए। H1B वीज़ा के बारे में दोबारा सोचे, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जिसे ट्रंप ने ख़त्म कर दिया था एंड हमारे जो वहाँ पे जो गुड्स जाते थे उनको महंगा कर दिया था। डाटा लोकलाइजेशन के इश्यूज़ पर हो सकता है ये ध्यान दें एंड मेडिसिन मेडिकल एडवाइजेस के जो डिवाइसेस के जो प्राइजेस होते हैं। एंड बिडेन का एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है इंडिया को हेल्प करे चाइना के अगेंस्ट भी, क्योंकि मे बी दे डू नॉट मीन्स एक दूसरे के साथ क्लब होने के बजाय मे बी दे विल बी मोर हेल्पफुल टू अस। एंड उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि पेरिस एग्रीमेंट जिससे जो चाइना है सॉरी यूएस जो निकल गया है वो उसको वापस भी ज्वाइन करेंगे। तो ये अभी हमने पढ़ा कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से जो था ट्रम्प ने हम पर हमें एक्सक्लूड कर दिया था इससे। तो ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने किया था जून 2019 के अंदर, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था। तो जीएसपी क्या होता है, ये एक ट्रेड प्रोग्राम है एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जो गुड्स है तो उनके गुड्स को ख़रीदा जाता है बिना किसी ड्यूटी के। 129 कंट्रीज से ये गुड़ आते हैं। ये 1976 में लॉ बनाया गया था 1974 के ट्रेड एक्ट से एंड ऑब्जेक्टिव यही था कि ट्रेड बढ़े एंड जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको फ़ायदा होते हैं, नए एक्सपोर्टर्स बढ़ते हैं एंड कंपटीशन भी बढ़ता है कंट्री के अंदर क्योंकि इम्पोर्टर जो है वो अच्छे गुड्स अगर दूसरी कंट्री से लेकर आएंगे। लेकिन ट्रंप ने इंडिया को इससे बाहर निकाल दिया था। देन देखिए आर्मेनिया और जो अज़रबैजान है वो पीस डील पर एग्री हो गए हैं क्योंकि नोगोर्नो कराबाख जो रीज़न है इसी की वजह से लड़ाई हो रही थी एंड पहले इसको हेल्प की थी रशिया, फ्रांस एंड यूएस ने, फिर दोबारा से रशिया ने हेल्प की कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। तो नोगोर्नो कराबाख जो है वो एक रिकॉग्नाइज्ड पार्ट अज़रबैजान का है लेकिन वहाँ पर रहते आर्मेनियंस हैं। ठीक है, तो टेंशन इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे एथनिक टिंडर बॉक्स है, मीन्स एक तरीके से एथनिक इश्यूज चलते रहते हैं एंड वार्निंग साइंस जो है वो इग्नोर किए जाते हैं। जो आर्मेनिया है वो ज़्यादातर क्रिश्चियन है, अज़रबैजान जो है वो ज़्यादातर मुस्लिम है। तो आर्मेनिया के अच्छे रिलेशंस हैं रशिया के साथ, अज़रबैजान के अच्छे रिलेशंस हैं टर्की के साथ एंड रशिया के अज़रबैजान के साथ भी अच्छे रिलेशंस है, इसीलिए दोनों के बीच में सुलह कराई। नोगोर्नो कराबाख का जो डायग्राम था वो हमने काफ़ी बार देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ सभी वीडियोज़ को ज़रूर रेगुलरली फॉलो कीजिए।
देन देखिए व्हाट इज सीनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन। तो सीनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन क्या है? तो ब्रिटेन ने चाइना पर आरोप लगाया है कि ये जो फोर प्रो डेमोक्रेसी लॉ मेकर्स हैं ये हांगकांग के लेजिस्लेचर को क्यों डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड जो नए रूल्स हैं वो क्लियर तरीके से सीनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन को मींस फॉलो नहीं कर रहा है। तो ब्रिटेन ने चाइना पर इल्ज़ाम लगाया है। तो ये जो सीनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन है ये है क्या? तो ये ब्रिटेन एंड चाइना के बीच में एक डिक्लेरेशन हुई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था 1984 में कि हांगकांग को हम किस तरीके से आगे सेटल करेंगे। तो हांगकांग को 1840 में ब्रिटेन ने ऑक्यूपाई कर लिया था, एंड चाइना को वो वापस दिया था 1997 में। फिर ये जो डिक्लेरेशन था ये यूनाइटेड नेशन में डिपॉजिट हो गया था। मेन पॉइंट्स ये थे कि जो चाइना की जो बेसिक पॉलिसी है हांगकांग की वो 50 साल तक चेंज नहीं होगी, एंड सिटी अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन करके रहेगा, एंड हांगकांग का जो भी लीगल या जो जुडिशियल सिस्टम है वो 50 साल के बाद ही चेंज होगा, एंड हो सकता है ना भी चेंज हो। ये भी कहा गया कि ब्रिटेन जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा 1997 तक, एंड चाइना जो है वो कॉपरेट करेगा। तो बीजिंग जो है वो गवर्न करना चाहता है हांगकांग को, यही इशू है, यही 2014 में भी बढ़ गया था, क्योंकि अभी चाइना इज़ नॉट वो वाली बात नहीं है 1990s वाली कि भाई ब्रिटेन जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, अब वो बात तो नहीं है। तो चाइना ये कहता है कि ये जो डिक्लेरेशन है ये वॉइड है, एंड हम इसको नहीं मानते। 1997 में ही हमें हांगकांग मिल गया था, अब हम जिस तरीके से चाहेंगे वैसे ही डील करेंगे। लेकिन ब्रिटेन का कहना है कि नहीं, ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसकी रिस्पेक्ट चाइना को करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, क्या न्यूक्लियर डील में वापस आ सकते हैं? ईरान ने कहा कि हम न्यूक्लियर डील में वापस आ जाएंगे अगर यूएस अपने सैंक्शंस हटा लेता है तो। देखिए ट्रम्प ने न्यूक्लियर डील से पहले विड्रॉ किया, एंड फिर उसके बाद ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए, तो एक एग्रीमेंट 2018 में अपने आप अकेले विड्रॉ कर गए, बाकी कंट्री से पूछा भी नहीं। फिर ईरान के ऊपर बहुत सारे प्रेशराइज किया एक तरीके से ईरान को, एंड उनके जो भी मीन्स सैंक्शंस थे वो लगाए गए। तो मिस्टर ट्रम्प ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया, एंड अब देखते हैं मिस्टर बिडेन जो जॉय बिडेन जीत के आए हैं ये किस तरीके से वहाँ पर काम करेंगे। अमेरिका को जो रिजोल्यूशन 2231 है वो भी फॉलो करना चाहिए वैसे, एंड अपना सिक्योरिटी काउंसिल भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे माना गया था कि वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को फॉलो करेंगे। लेकिन रिजोल्यूशन 2231 भी ये कहता है कि अगर आप कोई चीज़ टर्मिनेट करते हो देन यू मस्ट एक्सप्लेन, ठीक है, कि क्या इशू है। तो ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी, ईरान के साथ हुई थी 2015 में। ये देखिए ट्रिक है कि UCUGF गो टू रशिया। तो यू से यूके, यू से ही है आपका, सी से है चाइना, यू से है यूएस, जी से है जर्मनी, एफ से है फ्रांस, एंड रशिया से तो रशिया है ही। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के अंदर तेहरान जो था वो एग्री हो गया था कि हम जो अपने यूरेनियम को इंक्रीज करने वाले जो सेंट्रीफ्यूजेज हैं या जो हैवी वाटर है उसको कम करेंगे, ताकि न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाने में मदद ना मिले। तो एक जॉइंट कमीशन भी बनाई गई थी कि हाँ आप जॉइंट कमीशन भी बैठाइए एंड देखें कि ये अपने जो सेंट्रीफ्यूजेज है उन्हें कट करें ताकि न्यूक्लियर वेपन्स ना बन जाए। तो ईरान ऐसा कुछ काम कर भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी यूएस पुल्ड आउट हो गया। यूएस जो था वो डील को छोड़कर भाग गया, क्योंकि यूएस का कहना ये था कि हम इतने सारे डॉलर्स पैसे देते हैं ईरान को, एंड ईरान जो है हम जिन्हें टेररिस्ट मानते हैं हमास एंड हिजबुल्ला को, उन्हें मींस एड्रेस नहीं कर रहा है, एंड झूठ बोल रहा है ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। देन देखिए यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो गोल्डन वीज़ा की जो एलिजिबिलिटी है उसको बढ़ाने जा रहा है। मींस वो गोल्डन वीज़ा देंगे अब कुछ प्रोफेशनल्स को, कुछ डिग्री होल्डर्स को, एंड इन्होंने ये जो वीज़ा था ये 2018 में लेके आए थे। फिर 2019 में 5 साल के 10 साल के वीज़ा दिए गए कुछ साइंटिस्ट को, कुछ एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि जो अमीर इंडिविजुअल्स हैं, जो अच्छे टैलेंट्स हैं कंट्री में, बाकी कंट्री के अंदर, वो यूएई में जाएं। तो ये जो जनरल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें 10 साल का वीज़ा देते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को 5 साल का देते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को 10 साल का देते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स को 5 साल का वीज़ा देते हैं, ठीक है।
देन देखिए एक एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस ACABQ। सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ की जो इंडिया की जो डिप्लोमेट है विदिशा मित्रा, वो यहाँ पे इलेक्ट हो गई हैं यूनाइटेड नेशन की एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस के अंदर। तो ये एक ऐसी कमेटी है जिसके अंदर 16 मेंबर्स हैं, जिसे जनरल असेंबली इलेक्ट करती है 3 साल के लिए अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके जो मेंबर्स हैं वो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते मेंबर्स स्टेट्स के, वो अपने अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। एक साल में 3 सेशन होते हैं एंड मीटिंग टाइम 9 से 10 महीने का होता है पर ईयर। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी उन्हें इलेक्ट करती है। तो ये देखते हैं कि भाई ऑडिटर की क्या रिपोर्ट आई है, किसको कितनी फंडिंग दी UN ने एंड और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को, तो उनकी रिपोर्ट को ये कंसीडर करते हैं। देन देखिए ओपेक प्लस इम्पॉर्टेंट है। तो जब फाइजर जो वैक्सीन है कोविड के अगेंस्ट, एंड सऊदी अरेबिया ने जब कहा कि ओपेक प्लस जो है आउटपुट जो है वो बढ़ेगा एंड एडजस्ट करेंगे मार्केट को बैलेंस करने के लिए, तो प्राइसेस जो है वो बढ़ गए। क्योंकि देखिए ओपेक प्लस इसीलिए बना था, कुछ ये ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ होती हैं, मीन्स अगर ये एक दूसरी कंट्रीज़ को बोलती हैं कि आप ज़्यादा भी ऑयल मत एक तरीके से सबको प्रोवाइड करो, वरना प्राइस की जो ऑयल का प्राइस है वो कम हो जाएगा, तो इसलिए ये बनी थी। तो एक क्रूड एक्सपोर्टर्स का अलायंस था, जिसके अंदर बाद में रशिया भी मिल गया था। तो ये इसके कंट्रीज़ है, ये ज़्यादातर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, जैसे कि अजरबैजान, बहरीन, ब्रूने, रशिया, साउथ सूडान, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको एंड ओमान। तो ये ओपेक है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। बगदाद में ये बनी थी, 1960 में बनी थी। 5 कंट्रीज़ थे तब तो, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। तो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्राइजेस को मेंटेन करके रखती है। एंड इसका हेडक्वार्टर देखिए, हेडक्वार्टर अलग ही देश में है, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। कोई भी इसको जाकर ज्वाइन कर सकता है जो कि ऑयल को एक्सपोर्ट करता हो। देन देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो इसके खिलाफ जो है वो नॉर्थ कोरिया हो गया है। नॉर्थ कोरिया ने इस एजेंसी पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि ये जो है मीन्स ईरान को, मीन्स नॉर्थ कोरिया को, सॉरी नॉर्थ कोरिया के को बोलते हैं कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ा रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक कर रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी गलत बोलता है। इशू क्या था, योंग यांग को कहा गया, मीन्स कहा गया कि एक ऐसा एरिया है नॉर्थ कोरिया के अंदर जहाँ पे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को एक तरफ रखकर ये एटॉमिक को बॉम्ब्स को स्टॉकपाइल कर रहे हैं। एंड इंडिया के जो सॉरी नॉट इंडिया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो इंस्पेक्टर्स हैं उन्हें भी कंट्री के अंदर नहीं आने देते एंड न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ ये कर रहे हैं, जो कि बहुत सीरियस कंसर्न है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो वर्ल्ड का एटम फॉर पीस है, 1957 में बना था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को रिपोर्ट करता है। इसका भी हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। ये भी इसीलिए काम करते हैं ताकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ अच्छे से हो सके। इसके अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 22 मेंबर स्टेट्स हैं, 11 मेंबर होते हैं, 2 साल की टर्म होती है एंड 10 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं आउटगोइंग बोर्ड, 1 वोट सबको मिलती है। डायरेक्टर जनरल को भी अपॉइंट करते हैं। ये इनके कुछ प्रोग्राम्स हैं, इनको लर्न कर लीजिएगा IAE के। एक तो है प्रोग्राम फॉर एक्शन फॉर कैंसर थेरेपी, ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम, वाटर अवेलेबिलिटी इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड फ्यूल साइकिल्स 2000। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देन देखिए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। तो चाइना जो है वो कह रहा है कि ये अब UN पीस कीपिंग, जिसको ब्लू हैमलेट्स भी कहते हैं, इसके अंदर अपने जो नंबर ऑफ ट्रूप्स है उसको बढ़ाएगा। एंड इंडिया एंड US तो भेजते ही हैं। इंडिया एंड US कह रहे हैं कि हम अपने मिलिट्री पर्सोनल को और ट्रेन करेंगे। तो अगर इंडिया का देखें तो इंडिया 5वां बड़ा पर्सोनल यहाँ पे भेजता है, 5424 मेंबर्स यहाँ पे जाते हैं। एंड इंडिया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 0.83 एंड 0.16% है हमारे बजट के अकॉर्डिंग। एंड हमने 51 सेशंस में पार्टिसिपेट किया है आउट ऑफ 71 सेशंस, एंड 2 लाख पर्सोनल ने कंट्रीब्यूट भी किया है।
हमारी जो ट्रूप्स है वो लेबनान, गोलन हाइट्स, कॉन्गो, साउथ सूडान के अंदर भी है। इंडिया ने अपने 2 फील्ड हॉस्पिटल्स भी बनाए थे, साउथ सूडान के अंदर, एक कॉन्गो में भी बनाया था। 2018 से इंडिया जो है वो कजाकिस्तान की भी एक तरीके से हेल्प कर रहा है। एंड यूएस की बात करें तो यूएस ने कभी कंट्रीब्यूट ट्रूप्स का नहीं किया, बट यस बजट में हेल्प करता है। 2016 में इंडिया एंड यूएस दोनों ने मिलकर शुरू किया था एक जॉइंट एनुअल इनिशिएटिव, दैट इज़ यूएन पीस कीपिंग कोर्स फॉर अफ्रीकन पार्टनर्स। नाउ यूएस भी इंटरेस्टेड है कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जैसे वियतनाम वगैरह हो गए तो उनके साथ भी कुछ इसी तरीके का इनिशिएटिव शुरू किया जाए। अब चाइना जो है, चाइना भी यहाँ पे अपने 250 ट्रूप्स भेजने की बात कर रहा है एंड कहा है कि हम 8,000 भी कर सकते हैं। तो इससे चाइना जो है वो लार्जेस्ट बन जाएगा। एंड चाइना 12% रेगुलर बजट भी कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड 15% पीस कीपिंग भी। तो पीस कीपिंग इसीलिए ज़रूरी है ताकि सभी कंट्रीज़ के बीच में शांति बनी रहे। एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन का ये जॉइंट एफर्ट है, ठीक है। तो इसको सिक्योरिटी काउंसिल भी अथोराइज करती है। जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो भी सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इन्हें ब्लू बैरेट्स या ब्लू हैमलेट्स भी कहा जाता है। तो इसके अंदर सिविल सर्वेंट्स ही होते हैं जिन्हें रिक्रूट करता है यूएन सेक्रेटेरिएट। 3 इनके प्रिंसिपल ध्यान रखिएगा, कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज पे काम करना है, पार्शलिटी नहीं करनी है, एंड तब तक फोर्स का यूज़ नहीं करना जब तक सेल्फ डिफेंस की बात ना हो या मैंडेट ना हो डिफेंस का। लास्ट टॉपिक करेंगे आज का, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो एशिया आपको पता होगा, पैसिफिक ओशियन पता है, तो यहाँ का कुछ एरियाज है जिसके कॉपरेशन की बात चल रही है। तो ये ऑनलाइन हुआ, 1989 में ये बना था। एंड एशिया पैसिफिक कंट्रीज को हेल्प करता है कि आप पार्टिसिपेट करें एक दूसरे के साथ, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, क्लाइमेट चैलेंज को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर 21 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ओके, एक टॉपिक और है, एक और करते हैं हम, एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। तो एशियन के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई, ये वियतनाम के अंदर हुई। एंड एडीएम प्लस प्लस जो है वो सिंगापुर के अंदर 2007 में अडॉप्ट किया था। तो पीस स्टेबिलिटी के बारे में ही बात करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर इंडिया भी है, आसियान में इंडिया नहीं है, लेकिन एडीएम प्लस प्लस में इंडिया है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, रशिया, यूएसए है, ठीक है। इनके 5 मेजर एरियाज है। मैरीटाइम सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, टेररिज्म का ध्यान रखना है, मीन्स टेररिज्म को कम करना है, डिजास्टर रिलीफ में हेल्प करनी है, पीस कीपिंग में ध्यान रखनी है, मिलिट्री मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। एंड 2013 में एक नया पॉइंट और ऐड किया गया था, दैट इज ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन। सो थैंक यू सो मच। पेज नंबर 65 to 80 मैंने आपको करा दिया है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरी ईमेल आईडी पर ईमेल कर दीजिएगा। 90 रुपीज़ में आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे, बिकॉज बहुत हार्डवर्क लगता है। एंड इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर इट बाय योरसेल्फ देन गो अहेड, आप बिल्कुल अपने आप बनाइए, आपको आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस होगी। बट इफ़ यू डोंट हैव टाइम देन यू कैन टेक दिस, ये कंप्लीट है, फुल फ्लेज्ड है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।